नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी और सभी कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही है और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी के एग्जाम्स आप सभी के सामने आ चुके हैं, क्योंकि टारगेट जब सामने होता है तो पढ़ाई हमें उतनी ही रफ्तार से करना पड़ती है, क्योंकि डे बाय डे हमारा तैयारी एक अच्छे स्तर पर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साइंस से जुड़े हुए रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं उन्हीं के पीवाई की क्यूरियस जो सीरीज है आप लोगों के सामने पर डे लेके आ रहा हूं। और अभी तक मैं इसके आप लोगों को 20 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं उसी श्रृंखला का अगला भाग, प्रैक्टिस सेट 21, जिसमें हम लोग आज फिर डिस्कस करने वाले हैं साइंस से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हम लोग बिना देर किए शुरू कर लेते हैं इस प्रश्न को और इस श्रृंखला को। और इसके पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास आए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू कर लेते हैं मॉक या प्रैक्टिस सेट 20 के होमवर्क वाले प्रश्न से, जो मैंने लास्ट में आपको दिया था। आप सभी के द्वारा इसका जो जवाब है मुझे दिया गया था, मैं आपको सभी का जवाब भी बताने वाला हूं। एक बड़ा ही शानदार प्रश्न था। फिजिक्स का एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एक वजह आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब पानी भरा हुआ होता है, अगर हम लोगों ने वहां पर तेल डाल दिया तो वहां के जो लार्वाज होते हैं, मच्छर के लार्वा होते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसकी क्या वजह मानी जाती है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि पानी में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है और इस गुण को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इस गुण की वजह से पानी में गोलाकार बूंदों के रूप में धारण करने की जो प्रवृत्ति आती है वो इसी के कारण आती है। वही जो मच्छरों के लार्वा जो नाली में होते हैं, गटर में होते हैं, वो इसी के ऊपर तैरते हैं। तो इसका भी प्रमुख वजह जो है सरफेस टेंशन को ही माना जाता है। जब यह सरफेस टेंशन कम हो जाता है, पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तब, तो यहां पर क्या होगा कि जो मच्छरों के लार्वा है ये पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो लार्वा पानी में डूब जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा। सी पर लिखा हुआ है कि जो लार्वा होते हैं पानी में डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मच्छरों में लार्वल स्टेज जो होती है सेकंड एग के बाद आने वाली अवस्था होती है, फिर प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद में एक इंसेक्ट्स का निर्माण यहाँ पर होता है। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया। प्रैक्टिस सेट 21 आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक मैं इसके 20 प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ा चुका हूं, जिस हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन मैंने टारगेट किए हैं, कुल मिलाकर 400 प्रश्न से अधिक। और मैंने उसके सभी 4 ऑप्शन को आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आप डे बाय डे इन सभी सेशन पर जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आप लोग एक बात को सुनिश्चित कर लें कि आने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार का कठिनाई आप लोगों को महसूस नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूं। दोस्तों, किसी भी चीज के लिए लगे रहना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और निरंतरता ही सफलता का दूसरा नाम होती है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 21 के पहले प्रश्न से हम लोग करते हैं शुरू। और वही कहूंगा कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए और मेरे साथ सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखते चलें। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आरआरबी एएलपी में पूछे गए प्रश्न से। और प्रश्न ये है कि इनमें से कौन मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विचारों का संग्रह करता है, यानी विचारों का संग्रह जिसके अंदर स्टोर होते हैं, हमारे जो आइडियाज या जो थॉट होते हैं वो स्टोर होते हैं। ह्यूमन बॉडी के ब्रेन से पूछा गया ये प्रश्न है। और ब्रेन से हमेशा एग्जाम्स में या रेलवे की सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए हमारे ब्रेन के अंदर जो हिस्सा होता है, आप लोगों ने अगर हम लोग ब्रेन को समझे तो ब्रेन में ये हिस्सा होता है। यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े हिस्से की, और सबसे बड़े हिस्से का नाम होता है सेरेब्रम। हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा जिसे हम लोग सेरेब्रम के नाम से जानते हैं, ये सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। इस वाले भाग को हम सेरेब्रम या फिर प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग माना जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने पढ़ के रखा है
हमारे अंदर जितना भी सोचना, विचारना, योजना बनाना, हम प्लानिंग करते हैं, इसके अलावा हम जितने भी ऐच्छिक गतिविधियां करते हैं, वॉलंटरी एक्शन जो हमारे इच्छा अनुसार होती है, उन सभी क्रियाविधियों को हम किसके द्वारा करते हैं? सेरिब्रम के द्वारा ही करते हैं। सेरिब्रम ही हमारे अंदर बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता है, बुद्धिमत्ता और चतुराई का केंद्र माना जाता है ना। किसी का आईक्यू लेवल कितना अच्छा है वो इसी सेरेब्रम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जो विचारों को करने की चीजें, योजना बनाने की चीजें, सोचना समझना, है ना, ये सभी चीजें सेरेब्रम के हिस्से में आती है। तो आप लोगों का यहाँ सही जवाब देखो, यहाँ सेरेब्रम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको समझना है कि सेरेब्रम किस मस्तिष्क का हिस्सा है? फ्रंट ब्रेन, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। सेरिबेलम नहीं लगाना है क्योंकि सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है और इसका प्रमुख कार्य होता है संतुलन बनाए रखना या बैलेंसिंग करने का कार्य। दोस्तों आप लोगों को समझ में यहां से प्रश्न जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कार्क, अब कार्क क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्क जो पौधों की छाल होती है उसके निचले का भाग होता है, जो पौधों को बाहरी आघातों से रोकने का काम करता है, बचाता है। कार्क पानी और गैस के लिए अपारगम्य होता है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में पाया जाता है। कई बार यह प्रश्न देखने को मिला है एग्जाम में और बहुत कम स्टूडेंट इसे सही बना पाते हैं। तो आरआरसी ग्रुप डी का ये प्रश्न है और अपडेटेड क्वेश्चन माना जाता है, 2022 में ये पूछा गया है। तो कार्क जो होगा पानी और गैस के लिए अपारगम्य होगा क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? दोस्तों यहां पर कुछ मटेरियल आप लोगों को देके रखे, लिग्निन, क्यूटीन, सेलुलोज और सुबेरिन। देखिए सभी यूनिक नेम है। जब अपने अच्छे लेवल पर प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़कर रखा है तो इन सभी प्रकार के मटेरियल को जरूर पढ़ा होगा। अब मैं एक एक करके सभी को समझा देता हूं, यहां आपको कुछ प्लांट इश्यू समझना पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्यूटीन की, लिग्निन की, लिग्निन क्या चीज होती है? तो लिग्निन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे जो प्लांट होते हैं नॉर्मली इन प्लांट में ऊतक होते हैं और ऊतक में आप अगर स्थायी ऊतकों की बात करें, जैसे आप लोगों ने पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इनका नाम जरूर सुना होगा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुन के रखा होगा। दोस्तों ये क्या होते हैं? ये सरल स्थायी ऊतक होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर। अगर हम लोग देखें कि प्लांट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू जो होगा वो कौन होगा? तो पेरेनकाइमा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू माना जाता है प्लांट के अंदर। वही एनिमल में अगर हम लोग बात करें तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है और प्लांट में पाया जाता है यहाँ पर क्या? पेरेनकाइमा ऊतक। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो कोलेनकाइमा होती है इसकी सेल किनारों पर बहुत ज्यादा मोटी होती है, किनारों पर बहुत ज्यादा मोटी होती है। और ये किनारों पर मोटी किस वजह से होती है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो एक सबसे ज्यादा कठोर ऊतक माना जाता है क्योंकि आपने फल फ्रूट जितने भी चीजें आपने देखी है, फल में, फूलों में या फिर सब्जियों के जो बाहरी छिलके होते हैं वो बाहरी छिलके हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के ही होते हैं, है ना। पपीता आपने खाया होगा और पपीता में जो बाहर का छिलका, केले में जो छिलका हम लोग छिलकर फेंक देते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। तो बाहर के जो आउटर कोटिंग होती है जो प्रोटेक्शन के लिए मानी जाती है फ्रूट्स के लिए या फिर सब्जियों के लिए, उसको बनाने का काम कौन करते हैं? तो इनको बनाने का काम करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर, इसकी कोशिकाओं में पाया जाता है लिग्निन। क्या पाया जाता है? लिग्निन। आपको ध्यान रखना है, लिग्निन जो सीमेंट जैसा जमने वाला पदार्थ होता है यह स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है। अब आपको मुझे बताना है कि कोलेनकाइमा की दीवारों पर या किनारों पर ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ये किनारों पर कठोर हो जाती है? अगर हम क्यूटीन की बात करते हैं, देखिए क्यूटीन कहां पाया जाता है? तो क्यूटीन पाया जाता है नॉर्मली जितने भी जलीय पौधे होते हैं या आप मरुस्थलीय पौधे बोल दीजिए, यहां पर मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, और इनमें जल की हानि को रोकने के लिए, जल की हानि को रोकने के लिए उन पर क्यूटीन का आवरण पाया जाता है। सुबेरिन की बात करें तो सुबेरिन जो पौधे होते हैं उनके बाहरी जो कार्क होता है उस कार्क में ये इम्परमेबल या फिर अभेद्य बनाने के लिए, किसके लिए? पानी और गैसों के लिए, ताकि पानी अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुबेरिन, यानी ऑप्शन नंबर डी।
इस प्रश्न से काफी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा में भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कोलेनकाइमा की किनारों पर जो सेल होती है मोटी, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, ढूंढकर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कोलेनकाइमा की सेल किनारों पर मोटी किसकी वजह से होती है, और स्क्लेरेनकाइमा कठोर होता है लिग्निन की वजह से। लिग्निन की वजह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर आप लोगों को मैं ऑप्शन दे, चलिए मैं आंसर ही बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाता है पेक्टिन। क्या हो जाता है? पेक्टिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो होमवर्क दिया था मैंने ही आपको बता दिया इसका आंसर कि कोलेनकाइमा किनारों पर पेक्टिन का जमाव होता है और इस पेक्टिन की वजह से किनारों पर यह सेल कठोर होती है। एग्जाम में इसका जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, वो पूछा जाएगा कि जो पौधों में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट, वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आप लोगों को कोलेनकाइमा के कारण। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम्स में हमेशा हमेशा पूछा ही जाएगा, तो आपको इसके लिए हमेशा रेडी रहना है। सही जवाब सुबेरिन हम लोगों ने यहां पर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग टारगेट करेंगे। जीवाणुओं को पादप मानते हैं क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं आर कंसिडर्ड प्लांट बिकॉज, क्या वजह होती है कि जीवाणुओं को हम लोग पादप के अंतर्गत शामिल करते हैं? हम लोग नॉर्मली जब पढ़ते हैं थेलोफाइटा ग्रुप, और थेलोफाइटा प्लांट का वो ग्रुप है जिसके अंदर जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो आते हैं, क्रिप्टोगेम्स पौधे। तो उन क्रिप्टोगेम्स का जो फर्स्ट कैटेगरी होता है वो होता है थेलोफाइटा। थेलोफाइटा में ही हम लोग बैक्टीरिया को रखते हैं, शैवाल को रखते हैं, जितने भी एल्गीज होते हैं उनको रखते हैं, शैवालों को रखते हैं, लाइकेन्स को शामिल किया गया है। तो बैक्टीरिया को प्लांट क्यों कहा जाए, क्या वजह है? तो आपको यहां पर जो ऑप्शन देके रखे हैं इसमें पूछा गया है कि दे हैव रिजिड सेल्स वॉल, यानी इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, वे गति नहीं करते, सभी जगह उपस्थित होते हैं या विखंडन या फ्यूजन द्वारा उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, जीवाणुओं में प्लांट की तरह, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी। उसी प्रकार बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होता है इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। देखिए किस नेचर की वजह से इसे हम लोगों ने किसके सिमिलर बोला? प्लांट के सिमिलर बोला। आपका सही जवाब यहां से हो जाता है इनमें पाए जाने वाले कोशिका भित्ति के कारण। सेल वॉल की वजह से इसको हम लोगों ने क्या कहा है? इसे हम लोगों ने कहा है कि ये प्लांट कैटेगरी के अंदर आता है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपको लिखना है पेप्टिडोग्लाइकन नामक पदार्थ की। पेप्टिडोग्लाइकन नामक जो पॉलीसेकेराइड होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसी की बनी होती है क्या? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल। दोस्तों आप लोगों को कारण पता चल गया होगा कि बैक्टीरिया किस वजह से प्लांट किंगडम के अंदर इन्वॉल्व है, तो इसका वजह हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल, तो आपको यहां पर इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल यानी प्लांट की भांति इसके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। क्या आप लोगों को समझ में यहां से आया? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देके रखा है, पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द बायोप्सी। बायोप्सी क्या है, जिसे जिस्ती परीक्षा के नाम से भी पूछा जाता है। देखिए ये टर्म थोड़ा सा पढ़ के रखें आप, एग्जाम्स में कंफ्यूजन बना रहता है कि अलग अलग शब्दावली को लेकर कि हमें कुछ बातें वहां समझ नहीं आती। जिस्ती परीक्षा का मतलब यहाँ पर हो जाता है बायोप्सी, और सभी को समझ में आ गया होगा। दो प्रकार के टेस्ट जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं। एक टेस्ट होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। एक बायोप्सी और एक ऑटोप्सी। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ऑटोप्सी होता है वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद होने वाला परीक्षण होता है। मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। इसमें आपको की पॉइंट ध्यान रखना है कि यह टेस्ट मृत्यु के बाद शरीर के इंटरनल ऑर्गन को चेक किया जाता है और रीजन जानने के लिए कि व्यक्ति की मृत्यु किस वजह से हुई है। वही अगर हम लोग बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी जो होता है यह तो जीवित अवस्था में ही होता है, यानी कि अभी कभी भी यह टेस्ट किया जा सकता है जीवित अवस्था में कि हम लोग शरीर में होने वाले कुछ बदलाव, जैसे शरीर के अंगों की जांच करना, अंग या ऊतक की जांच करना, पर यह जीवित अवस्था में ही होता है यह टेस्ट। यह आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो बायोप्सी और ऑटोप्सी आप लोगों को समझ में यहां से आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोप्सी को स्पष्ट करता है, तो पहला स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, बहुत शानदार स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहां पर दे के रखे हैं। पूछा जा रहा है कि कृत्रिम वातावरण में जीवन एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, तो इससे रिलेवेंट क्या बायोप्सी है? नहीं। वातावरण में जीवन के प्रकारों का मूल्यांकन करना, क्या बायोप्सी का संबंध इससे होगा? नहीं। मृत्यु के कारण जानने के लिए मृत्यु के बाद शरीर की परीक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। किस वजह से व्यक्ति की मौत हुई है, इसकी वजह, इसका टेस्ट करने के लिए ही बायोप्सी किया जाता है। सही जवाब हम लोगों को, देखिए अगर आपके पास चीजों को लेकर कॉन्सेप्ट हैं तो आप 4 ऑप्शन के अंदर से अपना एक आंसर जरूर ढूंढ लोगे, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग अपने कॉन्सेप्ट बनाने पर फोकस ज्यादा करें। केवल चीजों को पढ़ लिया और खत्म कर दिया उससे कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम सभी के सामने है कि विडॉल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच करने के लिए किया जाता है? विडॉल टेस्ट इज यूज्ड टू द टेस्ट विच पॉसिबिलिटी। विडॉल टेस्ट, देखिए अलग अलग प्रकार के शारीरिक टेस्ट होते हैं हमारे अंदर, और इन सभी टेस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि जो विडॉल होता है वो टाइफाइड का एक टेस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी जानते हैं कि जो टाइफाइड होता है वह एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। किस प्रकार के जीवाणु द्वारा यह रोग होता है? तो साल्मोनेला टाइफी, मैं आपको एक बैक्टीरिया का नाम लिखवा देता हूं, साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला जो टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, इसी की वजह से टाइफाइड नाम की बीमारी होती है, जिसे हम लोग मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं। मोतीझरा, मोतीझरा आप लोगों को लिख लेना है, या फिर इसे मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, काफी लंबे समय तक चलती है, तो लंबे मियाद की बुखार है। तो मियादी बुखार के नाम से किस बुखार को जाना जाता है? तो टाइफाइड को। दोस्तों इसमें आंतें प्रभावित होती है, जो इंटेस्टाइनल फीवर होता है, इसे हम लोग आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है, टाइफाइड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग होता है, परजीवी के द्वारा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसे एक वेक्टर जिसका नाम, वाहक का नाम है मादा एनाफिलीज मॉस्किटोज। एक फीमेल मॉस्किटोज होता है मादा एनाफिलीज, जो इसके वाहक की तरह काम करता है, इसको फैलाने का काम करता है, और उसी की लार में आपको ये देखने को मिलेगा। आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो कुनेन होती है, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से कुनेन नाम की दवाई बनाई जाती है, और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं मलेरिया के उपचार में। अगला इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है हैजा। तो हैजा किससे होगा? तो हैजा अगर हम लोग देखें तो हैजा होता है विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। विब्रियो कोलेरी, इसे हम लोग कोलेरा के नाम से भी जानते हैं, तो विब्रियो कोलेरी नाम का जो बैक्टीरिया है वो हैजा। दूषित जल, गंदा खाना से ये भी हो सकता है। येलो फीवर, कमेंट बॉक्स में जाकर येलो फीवर के बारे में मुझे आपको बताना है। पित्त ज्वर क्या होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर जवाब दे। चलिए सही जवाब, विडॉल टेस्ट का संबंध हो जाएगा किससे? टाइफाइड से। ऐसे ही आता है एलिसा टेस्ट। एलिसा नाम का एक टेस्ट होता है, एलिसा। तो एलिसा जो जांच होती है, यह होती है एड्स के लिए, है ना, एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एचआईवी से होगा। वही ईसीजी, ईसीजी नाम का जो टेस्ट होता है, यह हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है, हृदय से संबंधित। वही अगर हम लोग बात करते हैं ईईजी की, ईईजी की, तो मस्तिष्क का यह एक रोग होता है, मस्तिष्क का ये रोग होता है। देखिए जितने भी प्रकार के टेस्ट अवेलेबल हैं, ये टेस्ट आप लोगों को पता होने ही चाहिए, एग्जाम यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आप लोगों को देके रखे हैं। स्टेटमेंट देखिए, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को कुनेन पढ़ाया है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है कि कुनेन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए के बारे में आप लोगों को सही से यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 है कि यह सिंकोना की जड़ से प्राप्त किया जाता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ सिंकोना। तो ऐसा नहीं है, यह तो सिंकोना की छाल से, पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो हमारे लिए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है, और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 2 हमारे लिए पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, देखिए स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे गए और इस प्रकार से फ्रेम किए जाएंगे, आप लोगों को मैंने दिखा दिए। तो यहाँ कथन एक और दोनों सही है, दोनों सही नहीं होगा, कथन एक सही है और दूसरा गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर सी,
कथन एक सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा और स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है और काफी अच्छा प्रश्न दिखाई दे रहा है। अंतर्दर्शी, अंतर्दर्शी का नाम होता है एंडोस्कोपी। आप लोगों ने एंडोस्कोपी जरूर पढ़ा होगा और जैसे ही एंडोस्कोपी टर्म आप लोगों को पढ़ने को मिलता है, आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए कि शरीर के आंतरिक अंगों को देखना, किससे देखना, तो आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम जरूर सुना होगा। फिजिक्स का ऑप्टिक्स से आया हुआ एक बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक यंत्र जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, यानी कि प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु के नाम से इसे जाना जाता है, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। दोस्तों इसको हम पढ़ लेते हैं कि एक ऐसा यंत्र जो आमाशय के अल्सर का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब भी होता है, जो आमाशय से के मुंह द्वारा निर्विष्ट की जाती है। जिससे क्या अंतर्विष्ट है। दोस्तों ये सारी कहानियां आप लोगों को मैं पहले ही सुना चुका हूं, आपको केवल आंसर देखना है किससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे छोटा धारा वहनतार संकीर्ण नलिका प्रकाशीय फाइबर, ये रहा आप लोगों का शानदार जवाब। ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब आपके लिए होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। किस सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखना है, ऑप्टिकल फाइबर TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिख ले अपनी कॉपी में कि जो प्रकाशीय तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों आगे इनके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी धीरे धीरे हम इन चैप्टर्स पर भी आएंगे, कुछ भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है 8, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में जो मोजेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था, आपको बताना है। Who isolated the virus causing mosaic disease in the tobacco in the form of crystal? दुनिया में सबसे पहले जो वायरस की खोज की थी वो की थी इवान विस्की के द्वारा। देखिए वायरस क्या है, जिसे हम लोग विषाणु के नाम से जानते हैं। विषाणु एक अकोशिकी जीव होता है, आप सभी को पता है कि इसमें कोशिका नहीं होती, एक नॉन सेलुलर एनिमल ये माना जाता है, अकोशिकी जीव होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज की थी इवान विस्की के द्वारा। विषाणु की खोज की गई थी इवान विस्की के द्वारा, इवान विस्की के द्वारा। और इवान विस्की, इसका जो अध्ययन होता है वह वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वायरस बने किसके होते हैं, तो आपको केवल इतना पढ़ना है, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर ये बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलकर ये बने होते हैं। दोस्तों सेकंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का जो पहला वायरस है उसका नाम था TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी इसे सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया था, इसे तंबाकू के पौधे से प्राप्त किया गया था, यह भी आपको ध्यान से समझना है। और किसने प्राप्त किया था, तो यहाँ इवान विस्की आ जाएगा। पर इसको क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में, तो इनका नाम था स्टैनले, इनका नाम था स्टैनले। दोस्तों ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ समझना है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर स्टैनले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। देखिए वायरस को देख पाना तो मुश्किल है, परंतु इसे क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त कर लिया था क्रिस्टल किसने, डॉक्टर स्टैनले के द्वारा। वायरस से जुड़े हुए कई प्रकार के फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं मैं इनके क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, जो काफी मेहनत के द्वारा लाए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को सेशन को लाइक करना है, बार बार कहा नहीं जाएगा, हम लाइक के लिए यहाँ पर नहीं है, हम चाहते हैं कि बस एक दिल से मेहनत की जाए आपके लिए, और ये की गई मेहनत आप लोगों को अपनी सफलता तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दी गई प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को समझना है। एक रिएक्शन दे के रखिए, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड की क्रिया यहाँ कार्बन से करवाई गई है, और यहां पर देखिए जिंक के अंदर से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन में जुड़ गया। दोस्तों आप समझ चुके हैं कि यहाँ जो जिंक है इसने अपना ऑक्सीजन खो दिया, यानी ऑक्सीजन का खोना क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, आपको ध्यान रखना है। और कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, यानी कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज।
दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों ने नहीं देखा है तो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को आप लोग पहले प्लान कर लीजिए, है ना। चैनल आप देख सकते हैं, आप आराम से इन्हें वहां से कंप्लीट करें, एक भी प्रश्न रॉन्ग आपका यहां पर नहीं होगा। चलिए सही जवाब ढूंढ लेते हैं। जिंक का अपचयन, देखिए अकेला जिंक नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड होगा। इसके बाद यहां कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण तो बिल्कुल हो रहा है और जिंक का अपचयन हो रहा है। और दिया गया है जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कार्बन का अपचयन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारे लिए जो सही जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का अपचयन आना चाहिए यहां पर, जिंक ऑक्साइड। तो आप लोग लिख ले यहां पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो यहां हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड। अच्छा हमारे पास केवल 2 भी था, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जिंक ऑक्साइड आना चाहिए, तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन और कार्बन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं CaOH होल ट्वाइस, यानी इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों ये जो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, या इसे मिल्क ऑफ कैल्सिया भी कहते हैं, अगर हम इस विलयन को खुला छोड़ देते हैं तो यह क्या होगा? दोस्तों ये विलयन वायुमंडल में क्या होता है, जैसे कई बार हम लोग दीवारों पर जो पेंट करते हैं, या इस वाले से हम लोग पेंट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो जब तक ये गीला रहता है तो हमारी दीवारें इतनी सफेद चमकीली नहीं दिखाई देती, परंतु 1 या 2 दिनों के बाद जब ये दीवार सूखती है, ड्राई होती है, तो वहां दीवारें बहुत ज्यादा शाइन करती है। इसकी वजह आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और ये निर्माण करेगा CaCO3 का। किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही यहाँ पर बनता है तो यह सफेद चमकदार देखने को हमें मिलेगा, सफेद चमकदार देखने को मिलता है। तो यहां हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, O मुक्त हो जाती है, O मुक्त होने से तो कुछ नहीं होगा, CaCO बनता है। देखिए यहाँ इंग्लिश थोड़ा सा टर्म CaCO3 है, तो मैंने आपको यही कहा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसी की वजह से यह हमें सफेद दिखाई देता है। बाकी इसका सही जवाब हमारे लिए मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न फ्रेम होंगे, आपको तैयार रहना है हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताना है किसके बीच होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग किन्हीं दो रिएक्टेंट इस प्रकार लेते हैं AB और यहाँ CD, तो आप देखना होगा यहाँ एक मेटल एक नॉन मेटल, एक मेटल नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का एक्सचेंजेशन होगा, यानी कि एक्सचेंजेशन ऑफ आयन यहाँ पर होगा, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से रिएक्ट करेगा और यहाँ का माइनस यहाँ के प्लस से रिएक्ट करेगा। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब जुड़ने वाले जो एलिमेंट है उनमें एक कोई धातु हो और दूसरी अधातु हो, और ऐसा होता है किसमें? आयनिक बंधों में। कहां होगा? आयनिक बंधों में। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। दोस्तों इसमें सही जवाब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी आयनिक कंपाउंड, यहां आ जाएगा आयनिक यौगिक। दोस्तों काफी यूनिक प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है, ग्रुप डी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आयनों का आदान प्रदान। क्वेश्चन दे के रखा है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके 4 जवाब हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पूरा टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो केमिस्ट्री में प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के एमसीक्यू को जल्दी से टारगेट कर लीजिए। अभी समय है, बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी हमें मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज की अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कल पछतावा तो जरूर होगा और आप लोगों को मेहनत करना है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है तो मुझे बताइए, क्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करने वाला पदार्थ? हाइड्रोजन तो यहां से डोनेट किया जाता है।
हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, दान किया जाता है, ये ऑक्सीडेशन है। यहां पर बोला गया ऑक्सीकरण प्राप्त करने वाला पदार्थ, हाँ ऑक्सीजन आकर जरूर यहां पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन यहां पर क्या हो जाता है, ग्रहण होता है। फिर यहां पर ऑक्सीजन निकलना तो नहीं होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों निकलना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ऑक्सीकरण क्या क्या हो सकता है, इन शॉर्ट में जल्दी से बता रहा हूं, आप सुन लेना और अपने नोट्स में जल्दी लिख लेना। इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीकरण यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना ऑक्सीकरण। इतने सारे नेम हैं जो आप लोगों को समझ में आने चाहिए, आप अपने नोट्स में जरूर लिख लें और इनके सब के अपोजिट करोगे तो रिडक्शन निकल कर आ जाएगा और इनसे बाहर कोई भी दुनिया का प्रश्न देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। जब कॉपर सल्फेट विलयन लोह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है और यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। आरआरबी जेई में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं केमिकल रिएक्शन को लेकर और इस बार भी आप लोगों को यहां से आंसर देखने को मिलेंगे। देखिए कॉपर सल्फेट आपके पास CuSO4 है ना, जो नीले रंग का होता है और इसके साथ हमने लोह धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है और यहां अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों, बहुत ही इजी रिएक्शन आपको देके रखी। जब इसके अंदर हम आयरन की किल को डुबाते हैं तो आपको पता है कि जो आयरन होगा वो मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर ऑफ कॉपर। आयरन की जो रिएक्टिविटी सीरीज में स्थान होता है वो कॉपर से कई गुना ऊपर होता है और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, हमेशा मैं पढ़ाता आ रहा हूं कि जब कोई धातु दूसरी धातु से ज्यादा क्रियाशील है तो वह उसका स्थान ग्रहण करेगी, उसे रिप्लेस करेगी। तो क्या यहाँ जो आयरन होगा ये इस कॉपर को यहां से हटाएगा और हटाकर यहां पर अकेला यहां बनेगा FeSO4 और कॉपर यहां पर बन जाता है अकेला। अब अगर यहां से आप लोगों को पूछा जाए कि यहां कौन सी अभिक्रिया हुई तो यहां हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, विस्थापन अभिक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहां पर बताना द्विविस्थापन तो नहीं होगा, एकल विस्थापन बोले तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों काफी अच्छे से समझना है, लापरवाही नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मेहनत आपको दिखाई दे रही है, हम वास्तविक रूप से आपको पढ़ा रहे हैं, बस आपको इतना ही समझना है। तो ये अभी जो मैंने 4-5 सेंटेंस बोले ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, तो समझना ही है हम लोगों को और आगे बढ़ते रहना है। चलो तो आरआरबी जेई का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने टारगेट किया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है और फिजिक्स के क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन द इंक्रीज इन प्रेशर, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, बर्फ का गलनांक क्या होगा। अब मैं नहीं कहूंगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पर समझ जाइएगा कि इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोई एग्जाम नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन ने। सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को उठा लीजिए, आप किसी भी एग्जाम्स को देख लीजिए, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। तो ये फिर स्टार वाला क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, दाब बढ़ने पर बर्फ का आयतन क्या होगा। जैसे ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघलने पर फैलते हैं, जो पिघलने पर फैलते हैं, पिघलने पर फैलते हैं, पिघलने पर फैलते हैं, दाब बढ़ा देने पर उनका गलनांक बढ़ता है। दाब अगर हमने बढ़ाया तो गलनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोस्तों यहां से ध्यान रखना है कुछ बातें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और यहां एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी प्रकार का तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन यहां से आते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है कि ऐसे भी तो पदार्थ होते हैं जो पिघलने पर फैलते नहीं हैं, पिघलने पर फैलते नहीं हैं, ये आपके नोट्स में होने चाहिए, फैलते नहीं हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया बर्फ, बर्फ पिघलने पर नहीं फैलता परंतु जमने पर फैलता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने दाब बढ़ाया तो जो गलनांक हो जाता है वह कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाएगा यानी घटता है। तो आप लोगों को देखिए मैंने एक क्वेश्चन के सहारे से कितने क्वेश्चन पढ़ा दिए जो आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। बस ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डिक्रीज करेगा यानी कि घटता है। दोस्तों सीधा आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15,